यार सबसे पहले लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, वो रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद अपना कंटिन्यू करते हैं। यार हम कर रहे थे अपना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार इतना भी हैंडराइटिंग ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ अब सही है। यार इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कभी भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? यार मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास बी ए कॉस थीटा। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को तीन तरीके से चेंज कर सकते थे। एक था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराना, दूसरा था एरिया को चेंज कराना, और तीसरा था हमारे पास कि हम एंगल चेंज कराते। तो सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अच्छा, अब चेक करो। यस सर। चलो डन। सॉरी। हाँ, अगेन वी स्टार्ट। तो यार मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था बी ए कॉस थीटा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड कॉस थीटा। और ये एंगल किसके बीच का था? यार ये एंगल था बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यार एक बार सब कंफर्म करके बताओ, अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर हो रही है। सर हो रही है। शिवानी भी तेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही और वॉइस भी आ रही है? यस सर। ओके डन। चलो भाई पूरा फ्लो ही तोड़ दिया तुमने। यार आपको याद हो मैंने आपको एक स्टेटमेंट करवाई थी। स्टेटमेंट थी कि यार अगर किसी भी लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या था ईएमएफ प्रोड्यूस करने का कि भाई अगर कोई कंडक्टिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है तो उस केस में भी हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यही चीज मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कराई थी, मोशनल ईएमएफ। मैंने कहा था कि सपोज ये एक फिक्स्ड यू शेप्ड वायर, इसके ऊपर हमने एक वायर रख दी थी जो मूव कर सकती है। ये येलो कलर की वायर थी हमारे पास, मूवेबल वायर। और ये पूरा का पूरा सेटअप हमने रख दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यार ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस वायर को फोर्स देके मूव करा रहा हूं लेफ्ट साइड, तो इस केस में ये जो कंडक्टिंग वायर है ये इन मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। और जब ये कंडक्टिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो इस वायर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या किसी को फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ? बीएलवी। अभी बोलो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। किसी को याद नहीं है? भाई ये क्या भाई डन। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था हमारे पास बीएलवी। और इसमें मैंने आपको कहा था कि क्या चीज याद रखनी है कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लेंथ है और जो ये वेलोसिटी है, ये तीनों ही चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां से हम मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा तो हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ईएमएफ बाय आर, मतलब बी एल वी बाय आर। और करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाएगी? करंट की डायरेक्शन फाइंड की जाएगी एक रूल से, और वो रूल हमारे पास कौन सा रूल था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमने डिस्कस किया था कि यार हम राइट हैंड की तीनों फिंगर्स ओपन करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। हमें सिंस करंट फाइंड करना है तो हमारी जो ये सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये सबसे लास्ट में ओपन होगी। पहले ओपन होगा हमारा थंब, फोर्स, और हमारा ओपन होगा मैग्नेटिक फील्ड। इतना चेक करके बताओ, यहां तक सारी चीजें याद है? तो फिर मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। भैया नेक्स्ट टॉपिक,
EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। भाई ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करा कि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भैया क्रॉस से ड्रॉ कर रहा हूं तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब इनवर्स। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर ले रहा हूं, कंडक्टिंग वायर। ये हो गई हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर, और मैं इस वायर को अब रोटेट करा रहा हूं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं इस वायर को रोटेट करा रहा हूं अबाउट पॉइंट ए। भैया पहले डायग्राम से चेक करो, सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। चलो डन। तो भाई एग्जांपल बिल्कुल इस तरीके से लेना है कि सर एक बार रिपीट कर दो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और मैं इस वायर को रोटेट करा रहा हूं अबाउट द पॉइंट ए। तो मतलब ये वायर कुछ ऐसे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, मैंने इसमें क्लॉकवाइज अज्यूम किया। तो यार मेरे को बताओ, जब कोई चीज रोटेट करेगी तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक आती है एंगुलर वेलोसिटी और एक आती है लीनियर वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी या लीनियर वेलोसिटी सेम होगी? सर एंगुलर वेलोसिटी। भाई किसी को इसमें कोई डाउट है, रिपीट करना है क्या मैंने बोला? यस सर। ठीक है डन। यार देखो इस तरीके से लेना है, बिल्कुल पृथ्वी वेरी गुड। यार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यार सपोज मैंने क्या करा, एक सर्कल के एग्जांपल से कंसीडर करते हैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए कि यार ये है कुछ एक चीज, सर्कल हो गया ये हमारा। यहाँ पे मैं एक रॉड ले रहा हूं जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ये सपोज एक रॉड ले लो, ये मैंने येलो कलर की रॉड ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए। मैंने कहा कि भैया रॉड रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट ओ, तो मतलब रॉड कुछ ना कुछ यहाँ पे पहुंच गई। भैया थोड़ी देर बाद रॉड कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच गई। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इस रॉड के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स लूं, सपोज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 2, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 3। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन तीनों पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी या एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी इन तीनों पॉइंट्स की? तो यार याद रखना, इन तीनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगल बाय टाइम। यार जब रॉड मेरी यहां से यहां गई है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स ने सेम एंगल कवर किया होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया रॉड रोटेट कर रही है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो अगर रॉड ने 30 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है तो इसके हर एक पॉइंट ने 30 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है। क्योंकि अगर हर एक पॉइंट ने 30 डिग्री एंगल पे रोटेट नहीं किया होता तो ये रॉड डिफॉर्म हो जाती, एक पॉइंट ऊपर होता, एक पॉइंट नीचे होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सेम होगी। भैया चेक करके बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है या रिपीट करूं? सर क्लियर है। क्लियर है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। यार अब क्या सारे पॉइंट्स के लिए सेंटर से डिस्टेंस सेम है? नहीं, पॉइंट 1 क्लोज है, पॉइंट 2 दूर है, और पॉइंट 3 तो और भी दूर है। तो इन सबका रेडियस अलग अलग है। सबका रेडियस अलग अलग होगा तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसकी होगी? जिसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो लीनियर वेलोसिटी पॉइंट 3 की सबसे ज्यादा, फिर पॉइंट 2 की, और फिर पॉइंट 1। एक बार अच्छे से चेक कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो। भाई जतिन चेक करके बताओ, कोई डाउट? क्लियर है स्मिता? वेरी गुड। तनिष्का वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो तो फिर लेट्स प्रोसीड। भाई सब कह रहे हैं क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। डन। तो यार यही चीज मैं इधर भी कह रहा हूं कि हमारी रॉड पॉइंट ए के अबाउट रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो यार जब ये रॉड रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी।
और अगर हमारी एक कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है तो मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इधर हमें वही ईएमएफ कैलकुलेट करना है कि भैया ईएमएफ प्रोड्यूस जो इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो यार कि जब रॉड रोटेट कर रही है हमारी कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। मैग्नेटिक कंडक्टिंग वायर इज कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सबका यहां तक नोट डाउन हो जाए भैया बता दो। डन सर। डन, बहुत सही। सर 1 मिनट। ठीक है कर लो आप सर। सर इंड्यूस्ड का मतलब बताना। इंड्यूस का मतलब मैग्नेटिक मतलब ईएमएफ को प्रोड्यूस करना, जनरेट कराना। प्रतिमा मैडम एक बार बताओ तुम कसोल से ही हो? गुड इवनिंग सर। डन, चलो तो लेट्स प्रोसीड। अब यार क्या करना है, ये चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा रहा हूँ, चेक करना यार। अब क्या करना है हमें। हाँ प्रतिभा आप भाई, ये मैंने एक रॉड ली जो रोटेट कर रही थी। भैया कॉन्सेप्ट समझना, ये रॉड रोटेट कर रही थी अबाउट पॉइंट ए। तो यार इस पूरी रॉड के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट, भैया ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कितने डिस्टेंस पे लिया, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट मैंने एट अ डिस्टेंस ऑफ आर लिया है तो यार इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी आर। और इसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी इस साइड। एक बार फटाफट ये चीज चेक करके बताओ, ये चीज समझ में आई या रिपीट करूं? यस सर। यार देखो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा था ना डायरेक्टली बायो-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि हम पूरी वेक्टर मतलब पूरी वायर की वजह से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या तरीका फाइंड आउट किया, हमने ये तरीका फाइंड आउट किया कि यार हम पूरी वायर के निकालने की बजाय छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से। तो इधर मैंने इस पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया। तो मैंने क्या करा, इस आर डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैंने आर डिस्टेंस पे लिया है तो डी आर। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हमेशा टेंजेंशियल, टेंजेंट। तो मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ कर। अब देखो अप्लाई कर रहे हैं यार, हमें पता है कि जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीएलवी। इधर मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, लेकिन इधर अब लेंथ कितनी हो गई यार, लेंथ हो गई हमारे पास डी आर, क्योंकि मैं इस डी आर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। बचा वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे है एलिमेंट। भाई वेरी गुड रितिका, बिल्कुल सही। तो आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड सेम बी, एल की जगह हो जाएगा डी आर, वेलोसिटी की जगह हो जाएगा आर ओमेगा। ये मैंने छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड की है, तो इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को टोटल वायर के लिए मिल जाएगा। अब टोटल वायर के लिए कैलकुलेट करना है तो आर वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, आर की वैल्यू जाएगी पॉइंट ए से, 0 से, और कहां तक जाएगी, बी तक, और बी तक की लेंथ कितनी है, एल। तो हमारे पास b और ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा r इंटू डी आर, और लिमिट्स क्या लगेगी, 0 से लेके टोटल लेंथ l तक। भैया r dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फिर से जनरल रूल, भैया पावर में 1 प्लस कर दो और जो पावर है वो ही नीचे कर दो, और यहाँ पे लिमिट्स लग जाएगी 0 से लेके l तक। लोअर लिमिट 0 है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अपर लिमिट
लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया बी एल ओमेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी ओमेगा एल स्क्वायर। चेक करो सबको ये फॉर्मूला समझ में आया या रिपीट करना है? यस सर। बोला ही नहीं, क्लियर है, वेरी गुड, गुड भाई। तो यार अब ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई वायर लीनियर मूव कर रही है, मैं यहाँ नीचे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख ही देता हूं कि भाई मैंने ये बोला, अभी आपको नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूँ, रुक जाओ बस। मैं सीधे सीधे क्या कह रहा हूँ कि अगर वायर लीनियर मोशन कर रही है और लीनियर मोशन करते वक्त मतलब लेफ्ट राइट जा रही है या ऊपर नीचे जा रही है और वो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करोगे पीएल। वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी, मतलब कोई चीज लीनियर मूव कर रही है। लेकिन अगर कोई रॉड रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन में है और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि अब लीनियर वेलोसिटी नहीं, एक फॉर्मूला होना चाहिए जो रोटेशनल के टर्म्स में है। तो रोटेशनल के टर्म्स में फॉर्मूला बन गया v ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। लो अब पूरा नोट डाउन कर लो। और याद रखना आपको ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिमिट्स आपको चेक करनी है। लिमिट्स 0 से एल क्यों रख रहा हूं? क्योंकि भैया हमारी रॉड पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और मैं जो रॉड को रोटेट करा रहा हूं वो भी पॉइंट ए से ही रोटेट करा रहा हूं, इसलिए लिमिट 0 से एल लगी है। अगर भाई सबको क्लियर है तो क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। यस सर। चलो डन, बढ़िया। तो आओ यार क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, आओ चेक करते हैं। इसको हटा दो भैया, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार ये मैंने एक रॉड ली है, इधर पॉइंट P और ये है हमारे पास पॉइंट Q और बीच में, बिल्कुल, और बीच में इनका मिड पॉइंट है पॉइंट M। भाई आई रिपीट, हमारे पास एक रॉड है PQ और इस पूरे रॉड की लेंथ हमें गिवन है, इस पूरे रॉड की लेंथ है 2L और इसका मिड पॉइंट है हमारे पास M। तो यहां लिख देता हूं कि PM और MQ इन दोनों की लेंथ सेम है और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी L। हम रॉड को रोटेट करा रहे हैं अबाउट पॉइंट P, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ across MQ, find the induced EMF across MQ, ये फाइंड करना है। और क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि EMF पूरी रॉड में या P के अबाउट रोटेट कर रही है, तो PQ पूरा इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस PQ है 100 वोल्ट। चलो क्वेश्चन समझ में आया या रिपीट करना है, ये बताओ पहले तो। सर आ गया समझ। आ गया कि भैया पूरी रॉड के अक्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है? 100 वोल्ट। हमें पूरी रॉड PQ की लेंथ गिवन है 2L, मेरे को फाइंड करना है इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस MQ। तो भैया ट्राई टू कैलकुलेट।
सब ट्राई करेंगे, खाली नहीं बैठना है, सब ट्राई करेंगे। नहीं सृजल, चलो भाई आओ सॉल्व करते हैं, लोगों का डाउट है भैया इसमें। चलो, अरे ऋत्विका क्या कहते हैं, सिमरन आपका आंसर बिल्कुल सही आया, वेरी गुड यार। तनिष्का आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड। चलो आओ सॉल्व करते हैं। यार सबसे पहले आपने रॉड को दो पार्ट्स में तोड़ा है, तो इधर बेसिकली क्या होगा, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं लाइक अ सीरीज कनेक्शन कि ईएमएफ अक्रॉस पूरी रॉड पीक्यू। भाई पूरी रॉड का जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है पीक्यू, क्या वो मैं लिख सकता हूं कि इट शुड बी इक्वल्स टू ईएमएफ अक्रॉस पीएम प्लस ईएमएफ अक्रॉस एमक्यू? नहीं ऋत्विका, तुम्हारा आंसर गलत है, आंसर आ रहा है 75 वोल्ट। भाई एक बार फिर से चेक करो सब लोग ये इक्वेशन। मैं कह रहा हूं ईएमएफ पूरी रॉड के अक्रॉस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको लिख सकता हूं ईएमएफ अक्रॉस पीएम प्लस ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू ओ एमक्यू। तो मेरे को ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू गिवन है, मैं अगर पीएम निकाल लूं तो फिर मेरे को एमक्यू की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो आओ साइड में सॉल्व करते हैं। भाई ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू, और ये मेरी रॉड पी के अबाउट ही रोटेट कर रही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं भैया ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हाफ डी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू के लिए लिखूंगा 100 वोल्ट हाफ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ओमेगा। लेकिन पूरी रॉड पीक्यू की लेंथ कितनी है, पूरी रॉड पीक्यू की लेंथ है 2L, तो यहाँ पे हो जाएगा 2L का स्क्वायर। 2L का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4L स्क्वायर, 4 और डिनोमिनेटर का 2 कटेगा, तो मेरे पास आएगा 100 इज इक्वल्स टू डी ओमेगा 2L स्क्वायर। सब लोग पहले यहां तक चेक करके बताओ। इसके आगे भी मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं कि भैया मेरे पास बी ओमेगा 2L स्क्वायर, सॉरी बी ओमेगा 2L स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 100, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 50 वोल्ट। सब लोग पहले यहाँ तक चेक करो और किस किस को स्टेप में डाउट है पूछो। सर क्लियर है। स्टूडेंट्स क्लियर सर। भाई किसी ने रिपीट नहीं करना ना? नो सर। अब सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे पीएम के लिए। पीएम के लिए आप डायरेक्टली एमक्यू के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रॉड पॉइंट एम के अबाउट रोटेट नहीं कर रही, रॉड पी के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आप ईपीएम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार ईपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बी ओमेगा और लेंथ ऑफ पीएम का स्क्वायर। तो यार ईपीएम कैलकुलेट करूंगा, ईपीएम हो जाएगा हमारे पास हाफ इनटू बी ओमेगा। पीएम की लेंथ कितनी है? पीएम की लेंथ है एल, तो एल स्क्वायर। अब यार इक्वेशन 1 से चेक करो, इक्वेशन 1 से क्या आप इस बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो? भाई बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इनटू 50, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 वोल्ट। लेकिन ये 25 वोल्ट पीएम का आया है। अब हमने जो पीछे इक्वेशन लिखी थी उसको अप्लाई कर दो। हमने पीछे क्या इक्वेशन लिखी थी कि EPQ इज इक्वल्स टू EPM प्लस EMQ। EPQ की वैल्यू आपको गिवन थी 100, EPM की वैल्यू हमने सॉल्व करी अभी अभी, EPM की वैल्यू आई है हमारे पास 25। बचा क्या हमारे पास? EMQ निकालना। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो EMQ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 वोल्ट।
तनिष्का मैडम, गुड। भैया एक बार सब लोग फिर से चेक करें, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है पूछे। काफी लोगों ने क्या किया होगा, डायरेक्टली एम क्यू निकालने की कोशिश करी होगी अपना पीछे वाला फॉर्म लगा के, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगा के, लेकिन इसके लिए नहीं लगा सकते क्योंकि रॉड पॉइंट एम के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, रॉड पॉइंट पी के अबाउट रोटेट कर रही है। बिल्कुल, इसमें हमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, बिल्कुल। चलो, तो भाई सबका ये कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आओ sir, done. यार, चलो भाई बहुत बढ़िया। रितिका वही मिस्टेक हुई थी, वो तो मैं समझ गया था, तभी तो मैंने बोला। चलो भाई आओ, सिंपल क्वेश्चन, देखने में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन सिंपल क्वेश्चन। ये भाई पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करने दो, पूरा क्वेश्चन लिखने दो, आप साथ साथ लिखो, फिर एक साथ मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और सॉल्व कर। भैया हमें गिवन है रॉड की लेंथ L, हमें स्प्रिंग की लेंथ गिवन है, स्प्रिंग की लेंथ है 2L। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कि रॉड के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन समझा दूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 2b ओमेगा एल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 5/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास b ओमेगा एल स्क्वायर। भाई क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने एक टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल ड्रॉ करी है। तो जैसे मेरा हाथ टेबल मान लो कि भैया ये टेबल का सरफेस है, इस टेबल के सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रॉड रखी हुई है। ये रॉड एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और मैं इसको पूरा रोटेट करा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। क्या भैया सबको समझ में आया? चेक करके बताओ। यस सर। भैया जैसे कि मैंने कहा ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर जैसे ट्रूथ एंड डेयर में बॉटल घुमाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि इस पॉइंट ओ के अबाउट मैंने ये पूरी की पूरी रॉड घुमा दी इस तरीके से। रॉड की लेंथ गिवन है L, स्प्रिंग की लेंथ गिवन है 2L। मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है सिर्फ रॉड के अंदर, और ये मैंने ऑप्शन दे दिए। तो भैया नाउ चेक करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राई टू सॉल्व। रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। तनिष्का आपका भी सही आ रहा है, गुड। भाई बढ़िया बढ़िया, बच्चे पढ़ने लग गए हैं, क्या बात है। भाई बाकी लोग भी फटाफट ट्राई करो, 1 मिनट और लो। गुड उज्जवल।
अरे थैंक यू सो मच अनुष्का मैडम, यही तो चाहिए बस। चलो भाई गुड, काफी लोगों के आंसर्स आ भी गए हैं, 3-4 बच्चों के मतलब, और ऑप्शन सही भी आए हैं भाई। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आओ कैसे आएगा ऑप्शन सी वो चेक करते हैं। फिर से रितिका मैडम आपने सेम गलती करी होगी यार, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करूंगा, इधर रोटेशन हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रॉड मतलब जो भी कुछ रोटेशन हो रहा है वो पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट हो रहा है, लेकिन मेरी रॉड तो यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब रॉड के स्टार्टिंग पॉइंट से रोटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे भैया, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, और अब की बार लिमिट्स लगा देंगे जहां से रॉड रोटेट हो रही है। तो रॉड रोटेट कहां से हो रही है? इस वाले पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पे है भैया? जितनी स्प्रिंग की लेंथ है। तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? स्प्रिंग की लेंथ 2L। 2L से रॉड स्टार्ट हो रही है, और रॉड कहां तक जा रही है भैया? रॉड जा रही है 3L तक। एक बार सब लोग चेक करके बताओ सबको लिमिट्स क्लियर है या रिपीट करना है? सर क्लियर है। क्लियर है भाई। मेरे को लिमिट्स हमेशा वहीं से लेनी है जिसके अबाउट चीजें रोटेट कर रही है। तो चीजें पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन जो रॉड है वो पॉइंट ओ से स्टार्ट नहीं हो रही, वो पॉइंट ए से 2L के डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रही है और 3L तक के डिस्टेंस पे जा रही है। तो इसलिए लिमिट्स लगेगी फ्रॉम 2L टू 3L। अब यार इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास बी ओमेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स लगेगी फ्रॉम 2L से लेके 3L तक। आपको पता ही है कि हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये हो गया बी ओमेगा बाय 2, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3L का स्क्वायर, मतलब 9L स्क्वायर, माइनस इधर हो जाएगा 2L का स्क्वायर, दैट इज 4L का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन। भाई सबको क्वेश्चन अच्छा लगा? बढ़िया क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो देखो ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर का काफी कुछ हो गया। क्या क्या हो गया कंप्लीट फिर से बता देता हूँ भैया, आ जाओ इधर समझो। फिर से मैंने वही वाली बातें रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि यार हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है किसी तरीके से। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल, हमारे ये दो पार्ट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करा लिया, एरिया को भी चेंज करा लिया, मतलब कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड को कट करा दिया। आ जाओ अब पढ़ते हैं लास्ट वाला पार्ट कि भैया अब हम चीजों को एंगल के हिसाब से चेंज कराएंगे। एंगल चेंज कराएंगे। तो आओ भैया समझो कैसे होगा। यार इधर मैंने ली है एक मैग्नेटिक मोनोपोल भैया, नॉर्थ पोल, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नेट का एक दूसरा पोल लिया साउथ पोल। भैया बेसिकली इसको कह सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में। ये हो गया हमारी मैग्नेट का साउथ पोल। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो होगी हमारी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यार एक लूप रख दिया, एक कॉइल रख दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल या कुछ भी इस तरीके का कॉइल रख दिया, और ये कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं। तो मेरे को बताओ इस कॉइल को मैं कैसे रोटेट करा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। इस कॉइल को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसकी इमेजिनरी एक्सिस, मैं इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा हूँ किसी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। चलो आओ अब समझो भाई, फिर से यहाँ पे लिख लो एंगल थीटा किसके बीच का एंगल होता था? भाई एंगल, ये जो हमारे पास थीटा था ये होता था हमारे पास एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये क्या हो रहा है
भाई यहाँ पे रिपीट, हमारे पास ये थीटा हुआ करता था एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो भैया समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भैया सब लोग चेक कर लें। यार सपोज ये मेरा एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये मेरा जो फोन है ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो मेरे को बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इसका एरिया वेक्टर या तो आप लोगों की साइड आएगा, भैया याद है ना एरिया वेक्टर क्या होता है? यस सर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर या तो तुम लोगों की साइड होगा या मेरी साइड होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड मेरी फिंगर्स है, भैया ये मेरी फिंगर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट से राइट जा रही है। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया इनिशियली? 90 डिग्री। भाई वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं कि θ1 आ रहा है 90। अब मैं इस कॉइल को, इस पूरे लूप को रोटेट करा रहा हूं। तो सपोज मैंने ना 1/4 रोटेशन करा दिया, मतलब पहले ये मेरा फोन था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, अब मैंने इसको रोटेट करा दिया 1/4, मतलब अब ये फोन ऐसे हो गया है। तो अब मेरे को बताओ अब ये एंगल कितना बनेगा जब ये ऐसे हो गया है, 1/4 रोटेशन हो गया है। तो हाँ भाई 80 डिग्री। 0 और 180। भाई 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, क्योंकि अगर मैं इसका एरिया वेक्टर यहाँ कंसिडर करूं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं आ रही है, तो कह सकता हूं कि भैया बाद में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया। फिर ये हाफ रोटेट कर गई, ये हाफ रोटेट कर गई, तो फिर से एंगल कितना बन जाएगा? फिर से एंगल 90 डिग्री। फिर से ऐसे रोटेट कराऊंगा तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। मतलब रोटेशन पे एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। एंगल चेंज हो रहा है। इधर तो मैं पूरे 1/4 रोटेशन ले रहा हूँ कि मतलब पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे रोटेट करेगा तो इसका एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो यार हमें इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इस लूप के अंदर, ये लूप एबीसीडी मार्क कर देता हूँ, इस लूप एबीसीडी के अंदर करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो भैया कैसे प्रोड्यूस होगा, आओ सीखो समझो। यार फेरेडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फेरेडेज लॉ या लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता था d∅dt, जहां पे d∅dt का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भैया एक मिनट रुकना, ये क्या चेंज हुआ? सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब की बार इधर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। अब की बार एंगल चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे d cos θ/dt। भैया एक बार प्लीज चेक करो, यहां तक का स्टेप क्लियर? बस मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया। अब यार हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है θ/t, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू टी। तो हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल्स टू -BA, डिफरेंशिएट करना है cos ओमेगा टी को डिवाइडेड बाय टाइम। तो भैया मेरे को बताओ cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा टाइम के टर्म्स में? डी कहां से आया भाई? फिर से यहां पे समझाता हूं, इसको इरेज कर दूंगा। यार लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हर एक टाइम पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम एवरेज नहीं निकालते, हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। जतिन क्या ये चीज याद आई यहां तक? अब भाई मैंने बस फ्लक्स का फॉर्मूला रखा है, डी डिस्टेंस नहीं है, बस मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला रखा है। तो ये हो जाएगा -d, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? BA cos थीटा, बस मैं वही चीज रख रहा हूं, BA cos थीटा। तो फिर से ये क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे भैया मैंने रख दिया BA cos थीटा डिवाइडेड बाय dt। अब मैं कह रहा हूं जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले आओ, जो चीज चेंज हो रही है वही तो डिफरेंशिएट होगा। तो यार हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, हमारे पास अपने लूप का एरिया कांस्टेंट है,
लेकिन इधर चेंज क्या हो रहा है यार, इधर चेंज हो रहा है एंगल, तो सिर्फ हमारा डिफरेंशिएट होगा cos थीटा। अब चेक करके बताओ जतिन, अब सारे स्टेप्स क्लियर है? चलो डन। अब लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एंगल को थीटा को चेंज कर दिया, थीटा को मैंने ओमेगा टी के टर्म्स में लिख दिया। तो इसलिए मैंने भैया पीछे वाली स्लाइड में लिख दिया कि हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो ये वाला करना है, थीटा की जगह बस ओमेगा कर दिया। अब भैया मेरे को बताओ cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो भैया यहाँ पे स्टेप करके दिखाता हूँ, लोग चेक कर लेना। भैया cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। सब लोग चेक करके बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया, कंप्लीट करो यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। डन सर। डन, चलो वेरी गुड। नो सर। ठीक है, कर लो शुरू आराम से। आप लोग करो और मेरे को 1 मिनट दो। डन सर। डन, चलो लेट्स प्रोसीड। अब यार ये जो फॉर्मूला आया है ये सिंगल टर्न के लिए आया है, कि जो मैंने ये रेक्टेंगुलर लूप लिया था वो एक सिंगल टर्न, लेकिन मैं ऐसे रेक्टेंगुलर लूप का मल्टीपल बंडल भी तो बना सकता हूँ ना, एक के ऊपर एक टर्न, एक के ऊपर एक टर्न। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, बस यहाँ पे एक कैपिटल एन हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां पे ये कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में किया था। कैपिटल एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यार एक चीज देखो कि ये जो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आई है, प्लीज अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो ये ईएमएफ की वैल्यू आई है, आप देखो ये ईएमएफ की वैल्यू साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन क्यों है? क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू साइन थीटा पे या एक तरीके से साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रही है। तो अगर ये हमारी वैल्यू साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है या कॉस के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी, साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन का मतलब कि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे भैया हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आई रिपीट, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे हमारी ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चेक करो एक बार, ये चीज समझ में आई या रिपीट करूं? क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। वेरी गुड। अब यार आप सबने, भले ही आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन 10th क्लास में शायद से पढ़ा हो या थोड़ा सा आइडिया हो कि भैया साइन का ग्राफ कैसे बनता है। साइन का ग्राफ हमारा इस तरीके का पल्स फॉर्म में बनता है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया हमारी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक टाइम पे चेंज होगी, और वो सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि आधे साइकिल के लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आधे साइकिल के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मतलब कुछ ऐसा होगा कि हाफ रोटेशन के लिए, मतलब मेरा फोन ऐसे और ऐसे हुआ, हाफ रोटेशन के लिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो नेक्स्ट हाफ रोटेशन के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्या सबको ये बात समझ में आई या रिपीट करनी है? क्लियर सर। क्लियर? सर क्लियर। वेरी डन। क्योंकि साइन का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन हाफ हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर हाफ हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है तो इधर हाफ साइकिल का मतलब है हाफ रोटेशन। फोन ऐसे था स्टार्टिंग में, ऐसे हुआ तो करंट क्लॉकवाइज, फिर वो वापस ऐसे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलता रहेगा। तो मेरे को बताओ
कि ईएमएफ की वैल्यू और जो इससे करंट आएगा वो साइन पे डिपेंड कर रहा है, और ये ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये किस टाइप का करंट होगा? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सर अल्टरनेटिंग करंट। भाई वेरी गुड, यहां लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। और याद रखना मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है। तो एक ऐसा करंट या एक ऐसा ईएमएफ जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो, उस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और उस ईएमएफ को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो याद रखना ये ईएमएफ कैसा है हमारे पास? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट कैसा होगा? वो करंट होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर से भैया ये दिक्कत है, डायरेक्ट करंट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बैटरी। भाई बैटरी हमारा डायरेक्ट करंट का सोर्स है, तो ये सिंबल तो हो गया डायरेक्ट करंट का, डायरेक्ट सोर्स का। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए हम इस टाइप का सिंबल बना देते हैं, इस टाइप का। तो इस टाइप का सिंबल ड्रॉ करो तो समझ जाना कि ये कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। वेरी गुड। बस अब एक लास्ट छोटी सी चीज, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। लास्ट छोटी सी चीज चलता है यार, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ, और इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कह सकते हैं, जो हर एक टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। मेरे को बताओ कि ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? भाई ये ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब हमारे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हमारे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 रख दो, तो मेरे को बता दो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आया? भाई वेरी गुड। एक मिनट रुकना, आपसे कंप्लीट करना भैया, मेरा सिस्टम ये हो गया है। चलो डन। हाँ तो यार मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू आएगी NBA ओमेगा, और इस मैक्सिमम ईएमएफ को हम E नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो यार अब मैं अपनी इक्वेशन पता है हर वक्त कैसे यूज करूंगा? अब मैं हर बार यही इक्वेशन यूज करूंगा। E इन इस NBA ओमेगा की जगह अब मैं लिख दूंगा E नॉट, क्योंकि NBA ओमेगा की जगह E नॉट, E नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी। अब हम हमेशा यही इक्वेशन यूज करेंगे टू कैलकुलेट द ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, कि मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। जो टाइम दे रखा होगा यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख देंगे और उससे ई इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा।
भैया सब लोग चेक करके बता दो ये फाइनल इक्वेशन भी सबको क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। तो एक बहुत ही फुद्दू सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर डालो। Yes, sir. भाई क्वेश्चन है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। मेरे को कैलकुलेट करके बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। भाई नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि हमें फ्लक्स गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। और यहाँ पे भैया ऑप्शंस गिवन है, चेक करना। पहला ऑप्शन गिवन है माइनस 40 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन गिवन है प्लस 40 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन गिवन है 140 वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन गिवन है 300 वोल्ट। चलो ट्राई करो अपने आप। देखते हैं, ठीक है उज्जवल, देखते हैं। भाई बाकी लोग भी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यार एक चीज है ना, पहले तो ये चीज समझो कि इधर मेरे को ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इधर जो मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं वो प्लस और माइनस दोनों में दे रखे हैं। तो इधर मतलब डायरेक्शन के सेंस में भी उसने आंसर दिया है, उसने सिर्फ वैल्यू नहीं दी है, उसने डायरेक्शन के साथ आंसर दिया। तो अगर उसने डायरेक्शन के साथ आंसर दिया है तो आपको अब सिर्फ वैल्यू नहीं डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करना है। तो आप फेरेडेज नहीं लेंज लॉ यूज करोगे, और लेंज लॉ के हिसाब से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। कोमल बिल्कुल सही, तनिष्का आपका भी सही, माइनस d∅dt। कुछ लोगों ने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करी है और सिर्फ d∅dt रख दिया। हाँ मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता था अगर सारे ऑप्शन सिर्फ वैल्यू के टर्म्स में गिवन होते, सारे प्लस में गिवन होते, लेकिन इधर तो उन्होंने माइनस भी दिया है, तो मतलब उन्होंने डायरेक्शन की भी बात करी है। तो आओ अब कैलकुलेट करते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस साइन, इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के टर्म्स में। तो भैया 5t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 15t स्क्वायर, माइनस 100t का डिफरेंशिएशन 100 और 300 का डिफरेंशिएशन 0। क्या सबको ये क्लियर हो गई स्टेप? यस सर। डन। अब टाइम की वैल्यू उसने 2 सेकेंड्स दी है, तो 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 100। भाई 15 इंटू 4 60, 60 माइनस 100 माइनस 40, और एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा प्लस 40 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इस केस में ऑप्शन बी है, प्लस 40 वोल्ट। काफी लोगों ने ऑप्शन ए दिया था इसका आंसर, और काफियों ने बी भी दिया है, नो डाउट। अब मेरे को चेक करके बताओ, आज जितना भी किया रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट, क्या वो बिल्कुल क्लियर है? यस सर। चलो